राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी और आपके सीईटी मेंस के लिए हरियाणा जीके का जो हमारा रिवीजन चल रहा है, उसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन आज हम करने वाले हैं, जो आपकी हरियाणा की सभ्यता, अभिलेख और प्राचीन सामग्रियों से जो क्वेश्चंस आते हैं और यहां से आज के समय में फिक्स है वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से इसका रिवीजन करने वाले हैं और इसमें मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एचएसएससी पूछ सकती है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है और अपना वही टारगेट है कि हमें इस बार सही नहीं गिनना कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं, हमें यह गिनना है कि हमारे कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होगा और जो मैं नए क्वेश्चंस लेके आता हूं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि हां सर हमारे लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज यहां पर आपको बताने वाला हूं उसको भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलो, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो 4 ऑप्शंस में है और आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि भाई हरियाणा जीके है, आपने पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे हरियाणा के जिन्होंने पढ़ा रखी है। तो आप सभी का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, हरियाणा का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका टोपरा अभिलेख। तो टोपरा अभिलेख है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि हरियाणा का दूसरा, क्योंकि पहला पूछ चुका है, तो दूसरा प्राचीन अभिलेख कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे पुराना? तो वो अपने को याद रख लेना है, शुद्ध है जो अपना, वो क्या हो जाएगा, शुद्ध अभिलेख है, वो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अब इसके अलावा टोपरा अभिलेख आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एचएसएससी का फेवरेट रहा है। तो टोपरा अभिलेख है वो कौन सी भाषा में है? तो ये भाई संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हमसे लिपि भी पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ब्राही या ब्राह्मी लिपि है उस लिपि में ये लिखा गया है, ये भी अपने को याद रख लेना है। इसके अलावा टोपरा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो ये राजा अशोक से संबंधित है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, राजा अशोक। अब राजा अशोक कौन था? ये मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था भाई? मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ मौर्य वंश का पहला, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद इसका पिता हुआ बिंदुसार और उसके बाद कौन हुआ? अशोक हुआ, जिसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और जो सारनाथ का स्तंभ है ना, वो भी अशोक से ही संबंधित है। ठीक है, सारनाथ का जो स्तंभ है वो भी किससे संबंधित हो जाएगा भाई? वो भी अशोक से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, या जो टोपरा अभिलेख है वो भी कौन से धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किससे हो जाएगा भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलो, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। और बौद्ध धर्म कब अपनाया था इसने? कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उन मृत्यु को देखकर अशोक का दिल पिघल गया और इसने युद्ध नीति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका दादा, वो कौन से धर्म से संबंधित था? वो था जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। दादा मानता था जैन धर्म को और पोता मानता था बौद्ध धर्म को, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है जी। तो इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो टोपरा अभिलेख है ये कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यमुनानगर में। कहां पर स्थित हो जाएगा? यमुनानगर में। ठीक है जी। चलो, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अशोक कालीन टोपरा अभिलेख को
किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थानांतरित किया था, ये अपने को बताना है, या स्थापित किया था, ये अपने को बताना है। बताइए। तो वैसे तो इसके नाम से ही पता चल गया, इस क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया, क्योंकि यहां पर फिरोजशाह कोटला लिखा हुआ है ना, तो भाई इसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोजशाह तुगलक के द्वारा। ठीक है जी। तो याद रख लेना कि जो टोपरा अभिलेख है उसको दिल्ली में स्थानांतरण, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में आपको फिरोजशाह नहीं लिख के देगा, फिरोजशाह कोटला नहीं लिख के देगा, डायरेक्ट लिख देगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा? फिरोजशाह तुगलक। और कहां पर है ये? फिरोजशाह कोटला में है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो जो शासक विग्रहराज फोर्थ है, ठीक है, चतुर्थ है, इसके जो 3 शिलालेख है वो कौन से स्तंभ में स्थित है, ये अपने को बताना है। बताइए कौन से स्तंभ में है, कोशिश कीजिए। ठीक है जी, कोशिश कीजिए भाई। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ है ये कौन से वंश का शासक था? तो ये चौहान वंश का शासक था, ये अपने को ध्यान रख लेना है, चौहान वंश का शासक था। ठीक है जी, तो बताइए आंसर कीजिए। और इसने क्या था कि जो मल्लेच्छों थे, ठीक है, मल्लेच्छों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पे ये जो अभिलेख है वो बनाए थे, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा? कौन से स्तंभ में है, कौन से अभिलेख में है? तो टोपरा स्तंभ या टोपरा अभिलेख आप इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना अपने को यहां पर ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चौहान वंश का शासक था। और एक बार ये भी पूछा गया था कि ये कौन सी शताब्दी का है, तो ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी। कौन सा हो जाएगा भाई? 11वीं शताब्दी का। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ओके जी, चलो क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। और लास्ट में ईमानदारी से, बेईमानी कोई नहीं करेगा, बेईमानी करोगे खुद से करोगे। ठीक है जी, ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितने क्वेश्चंस गलत रहते हैं। गलत वाले गिनना है, गिनते हुए चलना है, ताकि आपको पता चले कि अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख है? तो ये तो मैंने अभी बताया ही था कि कौन से जिले में है भाई। जो अशोक के शिलालेख है जो कहां पर है? यमुनानगर में। जो टोपरा अभिलेख है वो भी कहां पर है? अपना यमुनानगर में है। ठीक है, तो अशोक से संबंधित शिलालेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख। तो वो कहां पर हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? तो ये भी किसके द्वारा होता है? टोपरा अभिलेख के, क्योंकि टोपरा अभिलेख में ही लिखा गया है। ठीक है जी, चलो तो टोपरा अभिलेख से काफी क्वेश्चंस मैंने अब करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं टोपरा अभिलेख से, वो मैंने सारे के सारे आपका रिवीजन करवा दिया है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका विष्णु भक्त सोमतात्र द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर व सरोवर का विवरण किस अभिलेख में प्राप्त होता है? और इस सरोवर को कभी कभी तालाब लिख के भी दे देता है। तालाब और सरोवर आप सभी जानते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो इसको तालाब भी लिख के दे देता है। तो बताइए, जो विष्णु भक्त सोमतात्र द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर व सरोवर के विवरण है वो कौन से अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं? ठीक है जी, कौन से अभिलेख से? तो ये कौन से अभिलेख से हो जाएंगे भाई? तो ये कौन से अभिलेख से हो जाएंगे? जो हमारा तोसाम अभिलेख है, और ये कहां पर है? ये भिवानी में है। ठीक है, भिवानी तोसाम आपको पता होगा। तो तोसाम अभिलेख में है जो विष्णु मंदिर और सरोवर का निर्माण किया गया है। और अगर इनकी भी शताब्दी पूछ ले तो ये 3री-4थी शताब्दी का है। ठीक है, 3री-4थी शताब्दी का है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तोसाम अभिलेख हो जाएगा भिवानी वाला। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आप आंसर करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए कि गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में है? तो भाई गुजरी महल संबंधित क्वेश्चन आपको पता है कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। हर बार ये समझ लो, मोस्टली हर बार रिपीट होता है। तो गुजरी महल से संबंधित आप बता ही दोगे, बताओ। और इसी में आपका क्या किया गया है? भागवतों के, ये भी याद रख लेना है, भागवतों के आगमन का वर्णन किया गया है। आगमन का वर्णन है वो भी यहीं से मिलता है।
ये भी अपने को ध्यान रख लेना है कि भागवतों के आगमन का वर्णन कहां से मिलता है, यहीं से मिलता है। तो ये कहां पर हो जाएगा, तो गुजरी महल कहां पर स्थित है, ये हमारे हिसार में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, हिसार में स्थित है। और यहां पर कितने अभिलेख है, ये क्वेश्चन से एक बार आया था कि गुजरी महल स्तंभ में जो अभिलेख है उनकी संख्या कितनी है, तो ये हो जाएंगे आपके 8 हो जाएगी उनकी संख्या। कितनी हो जाएगी, 8 संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वकर्ता के नेतृत्व में पेहोवा व थानेसर का उत्खनन किया गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वकर्ता के नेतृत्व में, बताओ किस पुरातत्वकर्ता के नेतृत्व में किया गया था, बताइए भाई, बताइए सभी, आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए। और आपको ये मैं पहले ही डाल चुका हूं, तो आप पढ़ा करो। ठीक है, अगर पढ़ोगे तभी आंसर कर पाओगे। किसकी बात हो रही है ये भी आपको देखना है, पेहोवा व थानेसर की। तो पेहोवा और थानेसर का जो उत्खनन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, बीबी लाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, बीबी लाल के द्वारा किया गया है, बीबी लाल के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाएगी भाई 37। कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। बस याद ही कर लो, डायरेक्ट याद कर लो आप। महात्मा बुद्ध के हरियाणा भ्रमण का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताइए भाई कि महात्मा बुद्ध के हरियाणा भ्रमण का वर्णन, इसका मतलब है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो हरियाणा में आए थे। ये आपको बताना है कि इसका वर्णन कहां पर मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है। ग्रंथ का नाम आपको बताना है, कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो इसका हो जाएगा पंचसूदनी ग्रंथ है जो, उसमें मिलता है। ठीक है जी, पंचसूदनी ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में हम इंडिया जीके में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सॉरी। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है, बताओ किस पुस्तक में किया गया है। किस पुस्तक में हरियाणा के जो थानेसर है और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। इसमें देखो हरियाणा की 9 नदियों का नाम लिखा गया है और प्लस में थानेसर और कुरुक्षेत्र की नदियों के बारे में भी बात की गई है। ठीक है जी, तो ये आपको बताना है किसमें किया गया है, ये पुस्तक का नाम आपको बताना है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, वामन पुराण में। वामन पुराण में वर्णन किया गया है 9 नदियां, प्लस में थानेसर और कुरुक्षेत्र की नदियों के बारे में बात की गई है वामन पुराण में। अब वामन पुराण का क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है। ये जो पिछली क्लास थी उसी में मैंने आपको बताया था। तो हर एक स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएगा। हर एक स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो इसका आंसर निकलेगा, और नहीं देखी तो वो आपकी गलती है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, जो आपका रिवीजन करवा रहा हूं। तो अगर क्लास नहीं देख रहे, क्लास मिस कर रहे हो, तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। और इतना आसान और इतनी बार रिपीट हुआ, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है जी, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता, बताओ कौन सी नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो सरस्वती नदी का मिलता है, जो अभी विलुप्त हो चुकी है, जो हमारी पवित्र नदियों में से है। ठीक है, उसके अलावा अंशुमती का भी है और आपगा का भी है। तो कौन सी का नहीं है, इंद्रावती का वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं इनकी जो लिस्ट है ना वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप सारी की सारी लिस्ट को पढ़ लेना। ठीक है जी, उसको अभी आपका रिवीजन है तो अभी याद नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो मैं उसमें अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप उन सभी का नदियों का नाम याद कर लेना जो अपनी 9 नदियां हैं। ठीक है जी, चलो। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रभावित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है, बताओ। अभी मैंने आपको बताया था नदियों की संख्या, तो कितनी है। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियों की संख्या कितनी है, 9 है।
और इसके अलावा थानेसर और वाली और कुरुक्षेत्र वाली आपकी अलग हो जाएंगी। चलो, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख किया गया है? कितने वन हैं? कितने वन है भाई? तो वनों की संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। चलो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, ये आपको बताना है कि जो रोहतक का उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है। और इसी ग्रंथ में हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी बात की गई है। जिस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख किया गया है ना, उसी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का भी वर्णन किया गया है और इसका नाम क्या हो जाएगा? नकुल दिग्विजय। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल वाली क्लास में भी ये आया था और आज आपका और अच्छे से रिवीजन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख को हरियाणा का स्वर्ग कहा जाता है? हरियाणा का स्वर्ग किसे कहा जाता है? और भाई हमारा हरियाणा जो स्वर्ग है, अभी जो सरकारें कर रही है ना, हरियाणा राजस्थान के जो फेफड़े हैं, अरावली हिल्स है, उनके ऊपर जो डिसीजन आया वो बहुत गलत है। बहुत दुख होता है। बार बार क्यों बोल रहा हूं? आपको लगता है कि सर बार बार इस बात को लेके आते हैं। बहुत दुख होता है क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूं ना, उसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और उनमें से एक आधी होगी जो 100 मीटर वाले दायरे को पार करती होगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत शुद्ध हवा मिल पाती है। ठीक है, वैसे प्रदूषण वगैरह इतनी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं और अब सरकार इनको भी उठाने का काम कर चुकी है कि कोई कुछ भी करे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये भाई गलत है, दिल दुखता है। ठीक है, तो अब बताइए भाई, हरियाणा का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का स्वर्ग कहा जाता है भाई सारवान अभिलेख को। किसको कहा जाता है हरियाणा का स्वर्ग? सारवान अभिलेख को है हरियाणा का स्वर्ग कहा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तराइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है, ये अपने को बताना है भाई, कौन से ग्रंथ में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है जी, और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी कमेंट करके मुझे बताओगे, वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। बाकी जो हमारा युद्ध वाली क्लास होगी ना, जो रिवीजन क्लास होगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको पता होना जरूरी है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों युद्ध हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, एचएसएससी ने पूछा है। तो दूसरा तो मैंने बता दिया क्योंकि इस क्वेश्चंस में आया है, 1192 में हुआ था। पहला कब हुआ ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो तराइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें हो जाएगा? ताज अल मासिर में। किसमें मिलता है? ताज अल मासिर में मिलता है। ठीक है, याद कर लो भाई, ताज के लिए था। ठीक है, थानेसर के मंदिर में पीतल से निर्मित मूर्तियों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? थानेसर के मंदिर में पीतल से निर्मित मूर्तियों का वर्णन है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का है भाई, 19वां हमारा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मंदिर और पीतल की बात हो रही है, तो किताब अल हिंद में मिलता है। किस में मिलता है भाई? किताब अल हिंद में। ठीक है जी, तो थानेसर के मंदिर और पीतल से निर्मित मूर्तियों का वर्णन किस में मिलेगा? किताब अल हिंद में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र कौन सा था? किसकी बात हो रही है भाई? कुषाण कालीन मूर्तियों की बात हो रही है। इसका प्रधान केंद्र आपको बताना है। ठीक है, और एक और आता है, जैसे कालीन का आया है ना कुषाण कालीन, ऐसे शुंग कालीन का और पूछा जाता है, शुंग कालीन। ठीक है, शुंग कालीन। अब दोनों आप बताओ, शुंग कालीन बताओ। तो हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र और शुंग कालीन दोनों का आपको बताना है। तो शुंग कालीन का क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध हो जाएगा। इसका बता दो आप, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका रोहतक हो जाएगा। ठीक है जी, हमारा जो रोहतक है वो इसका क्या रहा है? केंद्र रहा है, प्रधान केंद्र। प्रधान केंद्र का मतलब होता है जो मेन होता है, ठीक है, जो मुख्य होता है। ठीक है, चलो
हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली है ना भाई, उनमें से कच्ची मिट्टी की भी बनी हुई थी, इसके अलावा कच्ची मिट्टी क्या मिट्टी की बनी हुई थी, इसके अलावा पक्की ईंटों से भी बनी हुई थी भाई। ठीक है, पक्की ईंटों से बनी हुई थी, जिनको क्या बोला जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा की मूर्तियां भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? टेराकोटा की मूर्तियां भी बोला जाता है। और ये कौन से धर्म से संबंधित थी? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थी, ये जैन धर्म से संबंधित थी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि तीनों धर्म से संबंधित थी। ठीक है जी। तो ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार की ईंटों से बनी हुई थी, तो टेराकोटा, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? कौन से ग्रंथ की बात हो रही है? अभिलेख के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अशोक का जो टोपरा अभिलेख था वो हो जाएगा। अब आपको बताना है कि किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी, प्रचार प्रसार का उल्लेख आपको बताना है, कौन से ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? दिव्यावदान। क्या हो जाएगा भाई? दिव्यावदान में मिलता है। रोहतक नगर के संबंध में विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? बताओ। रोहतक नगर के बारे में आपको बताना है, रोहतक नगर के बारे में। और रोहतक नगर के बारे में अभी हमने पढ़ा भी था कि एक दूसरे में भी मिलता है उसका वर्णन। ठीक है, उसका नाम क्या था? नकुल दिग्विजय था। अब इसमें आपको बताना है किस ग्रंथ में किया गया है। रोहतक नगर के संबंध में विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह भी क्या हो जाएगा? दिव्यावदान में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा भाई? दिव्यावदान में हो जाएगा। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। नकुल दिग्विजय ऑप्शन में है तो नकुल दिग्विजय में भी किया गया है, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। हरियाणा के प्रथम से तीसरी शताब्दी तक के सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? बताओ। हरियाणा के प्रथम से तीसरी शताब्दी तक तो किस में वर्णन किया गया है? मैंने सिंपल एक ट्रिक आपको बताई हुई है कि एचएसएससी के एग्जाम्स में अगर आपको ये ऑप्शन दिख जाता है ये सभी, तो ये समझ लो 99.99% क्या रहेगा? यही आपका आंसर रहेगा। वैसे तो 100% ही होता है, लेकिन थोड़ा बोलने में वो होता है ना कि बाई चांस मान लो आ जाए, तो इसलिए हमें भी थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी आपका हो जाएगा। चलो, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का उल्लेख किया गया है भाई? ठीक है, अधिक उल्लेख किया गया है। अधिक उल्लेख कौन से स्थान का किया गया है, ये अपने को बताना है। तो भाई ये जितने भी अपने ग्रंथ आए हैं, धर्म से संबंधित आए हैं, उनमें नाम क्या रहा है? रोहतक का सबसे ऊपर रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। ठीक है जी। हरियाणा के प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई है वो किसने की थी, ये आपको बताना है। बताइए भाई, कोशिश कीजिए। क्या करना है आपको? कोशिश करना है। एक क्वेश्चन और आता है इसी से संबंधित कि हरियाणा के पुरातात्विक विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो हरियाणा के पुरातात्विक विभाग का जो जनक है वो माना जाता है भाई करगिंगम को। क्या माना जाता है? जनक। हरियाणा के पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है। लेकिन जो सबसे पहले खुदाई शुरू की थी वो किसके द्वारा की गई थी? स्नूपर के द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई ये जनक है तो इन्होंने ही सबसे पहले खुदाई की थी, तो इनको जनक माना जाता है। और जो खुदाई का प्रोसेस है वो किसने स्टार्ट किया था? स्नूपर ने किया था। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। बीबी लाल के बारे में अभी हमने बताया था, जो बीबी का लाल है उसके बारे में अभी बताया था। चलो, हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? टोपरा अभिलेख कौन सी लिपि के थे? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के थे। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुए। खरोष्टी लिपि की बात हो रही है, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? और इनमें देखो भाई, जो खरोष्टी लिपि से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनमें क्या है आपका? मंदिर और सरोवर का वर्णन किया गया है। किसके बारे में बताया गया है? मंदिर हो गया,
सरोवर हो गया, तालाब हो गया, उसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, सरोवर या तालाब का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं भाई, करनाल से। ठीक है जी, कहां से प्राप्त हुए हैं, करनाल से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है वो लाओस से प्राप्त हुआ है। कौन से देश से प्राप्त हुआ है भाई? लाओस देश से प्राप्त हुआ है। कौन से देश से? लाओस देश से। इसलिए इसको लाओस अभिलेख भी बोला जाता है। और ये किससे संबंधित है? अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भाई हिंद चीन से संबंधित अभिलेख कौन सा है, तो हिंद चीन से संबंधित जो अभिलेख होगा वो हो जाएगा हमारा लाओस अभिलेख। ठीक है, लाओस देश से है, लाओस अभिलेख इसको बोला जाता है। और हिंद चीन से संबंधित जो अभिलेख है वो क्या हो जाएगा? आपका लाओस अभिलेख हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी से एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा किसने दी है या कौन से अभिलेख में दी गई है? तो वो हो जाएगा आपका लाओस अभिलेख। क्या दिया गया है? कुरुक्षेत्र को, जो हमारी धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, उसको क्या दिया गया? महातीर्थ की संज्ञा। ठीक है, महातीर्थ की संज्ञा दी है भाई। क्या दी है? महातीर्थ की संज्ञा है, वो भी इसी अभिलेख में दी गई है, लाओस अभिलेख में। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चलो। और लाओस देश से लाओस अभिलेख। ठीक है, हिंद चीन। चलो, हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जो हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता है कि खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहां पर खोखराकोट नहीं लिखा हुआ। तो क्या है? खोखराकोट कहां पर स्थित है? रोहतक में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। कभी कभी ऑप्शन में खोखराकोट मिलेगा, कभी आपको रोहतक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो खोखराकोट रोहतक दोनों एक साथ याद किया करो, खोखराकोट रोहतक। तो ऑप्शन में कुछ भी आए आराम से कर दोगे। हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के तो कहां से हुए हैं? ये मिथाथल भिवानी से। कहां से हुए हैं भाई? मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मिथाथल भिवानी से। ठीक है जी, समुद्रगुप्त मिथाथल भिवानी से। और आपका जो इंडो ग्रीक है वो रोहतक, खोखराकोट रोहतक से। दोनों इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में। दोनों क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है कि हरियाणा के कौन से जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है, यानी तांबे की जो मुद्रा है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो ये हमारे सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। कौन से जिले से? सोनीपत जिले से। ठीक है जी। और याद कैसे करोगे कि भाई तांबर सोने की तरह लगता है तो सोनीपत। ठीक है, वैसे तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है, सभी धर्म से संबंधित हो जाएंगी। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, आज के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, बताओ। और इतना बता देता हूं, ये योद्धियों की राजधानी रही है। किसकी रही है? योद्धियों की राजधानी रही है, योद्धियों की राजधानी। ठीक है, तो योद्धियों की राजधानी के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। तो आपको बताना है भाई कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। अब योद्धियों की राजधानी याद है तो कर दोगे। तो कौन सी है योद्धियों की राजधानी? अग्रोहा। कौन सी हो जाएगी भाई? अग्रोहा हो जाएगी। और शुद्ध क्या है? द्वितीय, दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? मौर्य काल के बारे में आपको बताना है
तो मौर्य काल के आपको बताना है कहां से प्राप्त हुए हैं भाई मौर्य काल के। तो इसका मौर्य काल का क्या हो जाएगा, आंसर आ गया होगा, ये भी कहां से प्राप्त हुए हैं, आपके अग्रोहा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं, कौन से स्थान से, कुषाण वंश के आपको बताना है, कुषाण वंश के। ठीक है जी, तांबे के सिक्के, तो अभी याद करवाया था, तांबा सोने जैसा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका सोनीपत, क्या हो जाएगा सोनीपत। ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, घोड़े जो क्या है भाई, घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, ये आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसके बारे में आपको बता दूंगा। और भाई जिस स्टूडेंट ने अपना व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्लास से पहले ही मैं आपको रिवीजन करने के लिए कुछ चीजें देता हूं, ताकि क्लास में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको चीजें रिवीजन अच्छे से हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एचएसएससी से जुड़ी हर एक जानकारी वहां पर मिल जाती है, जो ऑथेंटिक होती है, जो आपके लिए जरूरी होती है, और कोई अपडेट देना होता है वो भी सब कुछ वहां पर मिल जाता है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।